जन चेतना व्याख्यान। आज का विषय है मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप, क्योंकि इन दोनों का कहा जाए तो चोली दामन का साथ है और ये अगर ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है तो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इसीलिए आज का ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रखा गया और जाड़े में इसका और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। और हमारे वक्ता हैं बीबीडी यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रोफेसर एवं हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अनुज माहेश्वरी जी, और मॉडरेटर है हमारे एसोसिएशन के चिकित्सीय सलाहकार डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता। अब आप लोग आरंभ करें कार्यक्रम। बंधुओं, पिछली बारी हम लोगों ने ये तय किया था कि इस मीटिंग में मधुमेह और उच्च रक्तचाप के बारे में हम बात करेंगे। पिछली बार हमने जाड़े में क्या बचाव करें, जाड़े में मधुमेह रोगियों को क्या समस्याएं आ सकती हैं, इस विषय पर चर्चा की थी। तो ये भी हमने चर्चा की थी कि जाड़े में अधिकांश मधुमेह रोगियों का, और जो मधुमेह रोगी नहीं भी हैं लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उनको अपने ब्लड प्रेशर का नियमन लगातार कराते रहना चाहिए। जाड़े में विशेष करके जांच कराते रहना चाहिए, और यदि गर्मी में उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो भी ये नहीं मान के चलना चाहिए कि जाड़े में भी कंट्रोल होगा ही, क्योंकि जाड़े में अमूमन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जाड़े में अवश्य नपवाना चाहिए और दवा के डोज को फिर से एक बार एडजस्ट कराना चाहिए। अब मधुमेह और उच्च रक्तचाप का क्या संबंध है? मधुमेह में उच्च रक्तचाप का नियमन क्यों ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्यों उसे कंट्रोल करना चाहिए, और नहीं करने पर क्या दिक्कतें दुश्वारियां सामने आती हैं, इस बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी देंगे हमारे आज के वक्ता डॉक्टर अनुज माहेश्वरी जी, जो बीबीडी यूनिवर्सिटी में मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो अनुज जी, अब आप अपने स्लाइड्स को शेयर करें और अपनी बात सामने रखें। थैंक यू डॉक्टर आलोक, एंड थैंक यू सेल्फ केयर क्लब डायबिटीज, गोरखपुर डायबिटीज सेल्फ केयर क्लब फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इसमें अभी ये दिखा रहा है कि होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, इसको कुछ इसमें हाँ स्क्रीन शेयरिंग के लिए मुझे इनेबल करना पड़ेगा आपको। हाँ, मैं कराता हूँ, 1 मिनट। पवन जी, आप सुन रहे हैं? पवन जी, आप इनको हमारे स्पीकर को अनेबल करावें एज ए को होस्ट। कोई बात नहीं, जब तक वो करा रहे हैं तब तक हम लोग बात। कर दिया सर। हाँ, ओके अनुज जी, आपका हो गया अनेबल। ओके, ठीक है। मैं तो in the meantime I am sharing my slide. I must tell you all this message that corona vaccine is already there, and whenever you are called, please do not refuse that. Go and take that medication, that vaccination. That is very important for all of us health. तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, और इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए मैंने आज अपना बैकग्राउंड भी कोरोना से रिलेटेड लगाया है। हालांकि मुझे उच्च रक्तचाप से रिलेटेड लगाना चाहिए था, पर मैंने कहा कि दोनों मैसेज साथ में देते हैं। अभी आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी जी जी, दिख रहा है। तो जब हम उच्च रक्तचाप की बात करते हैं और खासतौर से मधुमेह में उच्च रक्तचाप की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से मधुमेह में उच्च रक्तचाप ज्यादा नुकसानदायक होता है। लेकिन उच्च रक्तचाप अगर बिना मधुमेह के भी है तो हमें उसे कंट्रोल करना निहायत आवश्यक है। उच्च रक्तचाप पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ा किलर है। इट इज द बिगेस्ट किलर अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में भी हम सारे लोग हमेशा डायबिटीज के पीछे भागते रहते हैं, कहते हैं शुगर कम करो, शुगर कम करो। पर आपको जान करके आश्चर्य होगा कि शुगर की जो प्रेवलेंस है, शुगर माने डायबिटीज की जो प्रेवलेंस है, वो अभी तक जो है वो 7.5-8% है, और जो एक स्टडी जिसने अधिकतम बताई है उसकी 11% है। जबकि हमारे
हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रेवलेंस है वो न्यूनतम जिस स्टडी ने बताई है वो 25% है, एंड हाईएस्ट जो है, जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने ट्रिपल स्टडी की थी उसमें 33.7% है। तो आप ये देखिए, मतलब इस तरीके से आपको अंदाज लगेगा कि हाइपरटेंशन इज 3 times मोर प्रिवलेंट एज वेल एज 3 गुना अधिक खतरनाक और 3 गुना अधिक प्रचलन में है पॉपुलेशन में। और हाइपरटेंशन से भी वही सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि डायबिटीज से होते हैं। लोग कहते हैं डायबिटीज कंट्रोल नहीं करोगे तो लकवा मार जाएगा, डायबिटीज कंट्रोल नहीं करोगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, डायबिटीज कंट्रोल नहीं करोगे तो सुनने में तकलीफ होने लगेगी, किडनी खराब हो जाएगी, दिखाई देने में प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जैक्टली ये सारी चीजें ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल करने से भी होती हैं। और हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग डायबिटीज के लिए तो काफी सजग हो रहे हैं धीरे धीरे करके, पर ब्लड प्रेशर के लिए अभी भी हम में से बहुत अधिक लोग सजग नहीं हैं। और वो कई बार तो ब्लड प्रेशर नापते नहीं है, डॉक्टर कहता है कि साहब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, तो दवाई लेने की कोशिश नहीं करते। और जब कभी भी वो डॉक्टर कहता है नहीं ये वाली दवाई लिखनी, मैंने तो कई मरीजों को सुना है कहते हैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर की दवाई मत दीजिए, हमें ब्लड प्रेशर की दवाई हम नहीं लेंगे। उनको ये लगता है कि ब्लड प्रेशर की दवाई लेने से उनकी ताकत कम हो जाएगी। तमाम तरह की भ्रांतियां लोगों के अंदर फैली हुई हैं। लेकिन ये निश्चित जानिए कि अगर आप ब्लड प्रेशर को बढ़ा के रखते हैं तो शुगर का ट्रीटमेंट जो भी कर रहे हैं वो सारा व्यर्थ हो जाता है। और अब आप इसको इस तरीके से समझिए, जब शुगर और उच्च रक्तचाप दोनों साथ साथ आ गए, शुगर के भी वही कॉम्प्लिकेशंस हैं, उच्च रक्तचाप के भी वही कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो दोनों साथ साथ आएंगे तो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 2 नहीं होते, ये 1 और 1 4 होते हैं। तो यहाँ की मैथमेटिक्स ये होती है कि जब दोनों मिल जाते हैं तो 4 times नुकसानदायक हो जाते हैं, 4 गुना इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि उस व्यक्ति को लकवा होगा या हार्ट अटैक होगा या किडनी खराब होगी या सुनने की तकलीफ बनेगी या देखने का प्रॉब्लम आएगा। तो इन सब चीजों की संभावना 4 गुना हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि उच्च फुल स्क्रीन कर लें अनुज जी। हाँ जी, फुल स्क्रीन कर दें अपने स्लाइड को। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें फुल स्क्रीन में दिक्कत है क्योंकि ये पीडीएफ वाला है। अच्छा, चलिए हाँ। तो जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि एक्चुअली मैंने थोड़ा हिंदी वाला लेने के चक्कर में पीडीएफ वाला ले लिया। बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लोगों के लिए ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है हिंदी में जब लिखा भी दिखता है, ना मेरे पास इंग्लिश वाला भी था तो उसमें मुझे मिल जाती पीपीटी। तो यही एक ऑलवेज कहानी एक ही होती है कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ये सारी एक ही चीजें हैं। कई बार हम लोग जब हाइपरटेंशन कहते हैं तो पेशेंट क्या समझता है कि ये जो उसको मेंटल टेंशन से रिलेट करता है। डॉक्टर साहब हमारे टेंशन के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, वाकई टेंशन तो मुझे बहुत रहता है। आजकल हर व्यक्ति इसी भ्रम में जीता है कि मुझे बहुत टेंशन रहता है, लेकिन उस टेंशन के लिए अगर कुछ करने की बात आती है तो कुछ भी नहीं करता। जब उसे बताओ कि भाई ये तुम्हारा जो टेंशन है वो तुम्हारे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, तुम्हारे रात में देर से सोने की वजह से है, तुम्हारे सामान्य मात्रा में फल और सलाद ना खाने की वजह से है, हरी सब्जियों को ना खाने की वजह से है, ज्यादा नमक का भोजन खाने की वजह से है, ज्यादा तला भुना खाने की वजह से है ना। अब ब्लड प्रेशर तो मुझे है ही नहीं, ब्लड प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर तो मेरा हमेशा नॉर्मल। तो वो सारी चीजों को तब उसे कोई टेंशन नहीं रह जाता फिर किसी चीज का। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी हाइपरटेंशन की बात करते हैं या कोई आपका डॉक्टर जब भी हाइपरटेंशन की बात करता है तो वो इन रेफरेंस टू हाई ब्लड प्रेशर ही होती है। उसको आप सीरियसली लें, उसको किसी तरीके से भी उसको हल्के में ना लें। और जब तक आप उसे सीरियसली नहीं लेंगे तब तक आपकी बाकी चीजों का जो इलाज आप कर रहे हैं, चाहे थायराइड का इलाज कर रहे हो, चाहे शुगर का इलाज कर रहे हो, वो सारे इलाज कामयाब नहीं होंगे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रह जाएगा। डॉक्टरों को भी मेरा ये निवेदन रहता है हमेशा, जब भी कभी मैं डॉक्टरों की मीटिंग में बोलता हूँ कि आप मरीज का ब्लड प्रेशर जरूर नापिए। निश्चित रूप से आप एक रिकमेंडेशन ऐसी आई है इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय रूप से, जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक मरीज को होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। लेकिन होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करने के निर्देश के बावजूद ऑफिस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का महत्व वो कम नहीं हुआ है। ऑफिस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग माने वो ब्लड प्रेशर का नापना जो हम डॉक्टर के चैम्बर में जाके नाप पाते हैं।
तो डॉक्टर के चैम्बर में जब जाके आप ब्लड प्रेशर नपवाते हैं तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। अगर वो इंफॉर्मेशन आपकी होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग से मैच कर रही है देन आपके लिए फिर कोई समस्या नहीं। अगर वो मैच नहीं कर रही है तो उसके मैच ना करने के कारणों में जाना पड़ेगा। अब मैच ना करने का दो चीजें होती हैं, या तो आपने घर में ब्लड प्रेशर नापा तो आपका नॉर्मल निकलता है जैसा कि अधिकतम लोगों के साथ होता है, पर डॉक्टर के चैम्बर में नापते हैं तो ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई आता है, डॉक्टर कहता है साहब आपका ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल नहीं है। तब अब उस समस्या के लिए क्या किया जाए? इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। हालांकि व्हाइट कोट में ऐसी कोई खराबी नहीं होती है कि जिसको देख के किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, लेकिन उसको नाम इसलिए दिया गया है कि अक्सर डॉक्टर के चैम्बर में पेशेंट को एक सर्टेन लेवल एंजाइटी होती है, वो थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, थोड़ा सा इस बात के लिए परेशान रहता है मेरा नंबर कब आएगा। कई बार बहुत सारे लोग डॉक्टर के यहाँ वॉक करते हुए जाते हैं, टहलते हुए जाते हैं, थोड़ा ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है। एंजाइटी लेवल बढ़ने की वजह से थोड़ा सा अगर लाइन में देर लग गई या कोई आदमी बिना नंबर के आगे आपसे पहले चला गया तो और थोड़ा सा जो है मन में तनाव आ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन ये इस बात का संकेत भी है कि इतनी छोटी छोटी चीजें आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर सामान्य रखना है तो एग्जैक्टली ये 140/90 पे सामान्य रखने से काम नहीं चलेगा। इसको आपको उससे थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा कि अगर कभी ऐसी स्थिति आए कि आपको किसी के साथ वाद विवाद में उलझना पड़े, किसी के साथ उत्तेजनात्मक बातें हो जाए, या किसी के साथ में जो है आपका किसी के साथ कोई कहीं पे आपको फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़े, तो उस स्थिति में आपका ब्लड प्रेशर उस सीमा को पार ना करे जिस सीमा के पार जाने के बाद ये आपके लिए घातक हो सकता है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं, मैंने इस पिक्चर को इसलिए नहीं हटाया है इतनी देर से, ये पिक्चर आपको बता रही है कि सही तरीका ब्लड प्रेशर नापने का घर पे क्या होता है। जब भी कभी आप ब्लड प्रेशर घर में नापते हैं, पहली बात तो ये जो इंस्ट्रूमेंट इसमें दिखाया गया है, ये इंस्ट्रूमेंट इस पिक्चर में जो दिखाया गया है वो अब आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता, और बल्कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट उपयोग में लाया जाता है। तो ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो एनारॉयड इंस्ट्रूमेंट है, उसको सभी ब्लड प्रेशर के ऑर्गेनाइजेशंस और रिकमेंडिंग अथॉरिटीज द्वारा इसको नकार दिया गया है और इसको अस्वीकार कर दिया गया है। अब जो उपयोग में लाया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए वो ये वाला है। जब इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी चाहिए। पहली कि ये जब हम लोग कफ बांधते हैं तो ये ध्यान रखें कि कफ 80% आपके हाथ को कवर कर रहा हो। दूसरी चीज ये कि मिड क्यूबिटल फोसा यानी कोहनी पे जो सामने गड्ढा बनता है, जो ये इस जगह पे जो बनता है, उस पे मतलब कोहनी से 2 उंगली ऊपर या 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, और जो ट्यूब है वो बिल्कुल बीचों बीच में होनी चाहिए। इसके साथ में जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि ये कफ का लेवल और हृदय का लेवल एक साथ होना चाहिए। कफ जो है हृदय के स्तर पे होना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब हम डाइनिंग टेबल साइज की टेबल पे बैठे और तब अपना ब्लड प्रेशर नापें, या डाइनिंग टेबल की ऊंचाई की ही जो हमारी स्टडी टेबल होती है जिसपे हम लोग पढ़ाई करते हैं उस पे रखेंगे, तब हमारा ये जो हमारे कफ का लेवल है हमारे हृदय के लेवल से सापेक्ष आएगा। अब सवाल उठता है कि जब हम इस तरह का बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो तमाम सारे लोग कहते हैं साहब इसमें जो रीडिंग आती है वो हमारे मरकरी वाले से जो नापते हैं उससे मैच नहीं करती, उसमें और इसमें अंतर होता है। जी हाँ, बिल्कुल इसमें अंतर होता है। उसका कारण ये है कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, और ये बॉडी में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों को और छोटी छोटी एंजाइटी को ग्रैब कर लेता है, जो कि हमारा जब हम मैनुअली नापते हैं तब हम वो सारी चीजें ग्रैब नहीं कर पाते। जो मैनुअल ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन होती है, चाहे वो मरकरी वाली हो, चाहे वो एलईडी वाली हो, चाहे वो एनरॉयड वाली हो, उस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन में एक और तकलीफ ये होती है कि वो नापने वाले की श्रवण क्षमता यानी नापने वाले की सुनने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। अगर कोई यंग डॉक्टर नाप रहा है जिसकी की सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है तो वो शायद कोई दूसरी रीडिंग बताएगा, और अगर कोई
60 या 65 साल का व्यक्ति नाप रहा है जिसके की सुनने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं है, तो शायद वो कोई दूसरी रीडिंग बताए। लेकिन जब हम डिजिटल या कंप्यूटराइज्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग यूज करते हैं तो हमारे साथ ये दिक्कत नहीं होती। अब सवाल ये आता है कि जो ये छोटी छोटी चेंजेस को ग्रैब करके हमारे ब्लड प्रेशर को कई बार बढ़ा हुआ दिखा देता है, उसको नेगेट करने का या उसको बाहर करने का क्या तरीका है? इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जब आप अपना ब्लड प्रेशर नापने बैठें तो सबसे पहले तो 5 मिनट रिलैक्स करें। बैठी अवस्था में ब्लड प्रेशर नापें, 5 मिनट रिलैक्स करें। पिछले आधे घंटे में कोई चाय कॉफी वगैरह नहीं हुआ होना चाहिए। ब्लड प्रेशर नापने का सर्वोत्तम समय सुबह सो के उठने के 1 घंटे के अंदर होता है, पर इस बात का ध्यान रखें कि जब सो के उठने के 1 घंटे के अंदर आपका ब्लैडर और बावल के सभी टेंशन से आप मुक्त हो जाएं, यानी कि आप लैट्रिन भी हुआएं, पेशाब भी हुआएं और आपके कोई भी किसी तरह की शंका उस समय ना रहे। और जब आप उसके बाद आप 5 मिनट रिलैक्स करके अपने चेयर पे बैठें। चेयर पे बैक रेस्ट में बैठना है। पैर दोनों जमीन से छूते हुए होने चाहिए, लटके हुए नहीं होने चाहिए। चेयर इतनी ऊंची ना हो कि पैर जमीन पे लटके हुए हों। पैर दोनों एक दूसरे के क्रॉस नहीं हो। अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे करके बैठते हैं, उनकी आदत होती है पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं। मेरी भी ऐसी आदत है। तो लेकिन जब ब्लड प्रेशर नापे तो उस समय पैर क्रॉस नहीं होने चाहिए, पैर दोनों सीधे होने चाहिए और कम से कम 3 रीडिंग लेनी है। एक रीडिंग के और दूसरी रीडिंग के बीच में 2 मिनट का अंतर होना चाहिए। और ये 3 रीडिंग जब आप लेंगे तो आप देखेंगे उसमें कि पहली रीडिंग थोड़ी सी बढ़ी आएगी, दूसरी रीडिंग उससे भी कम आएगी, तीसरी रीडिंग और कम भी हो सकती है या दूसरे के समान भी हो सकती है। ये इस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट कितनी जल्दी अपने आप को उस वातावरण से नॉर्मलाइज फील करता है। ये चीज मैनुअल रिकॉर्डिंग में भी होती है, पर मैनुअल रिकॉर्डिंग में क्योंकि हम लोग इस चीज को नोटिस, वहां पर भी जब आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो थोड़ा एंजाइटी लेवल बढ़ता है और वो ब्लड प्रेशर भी अगर हम दूसरी या तीसरी बार नापें तो तीसरी बार में थोड़ा सा कम आएगा जो पहली बार नापा है। लेकिन वहां पे क्योंकि वो इतना ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि वहां किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपका 3-3 बार ब्लड प्रेशर नापे। अक्सर बहुत सारे डॉक्टर एक बार भी ब्लड प्रेशर नहीं नापते हैं और वो ज्यादातर ब्लड प्रेशर नापने का काम बाहर उनके या तो सहायक करते हैं या नर्स करती हैं। तो वो भी कोई गलत चीज नहीं है। ब्लड प्रेशर नापने के लिए डॉक्टर का खुद ब्लड प्रेशर नापना जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी वो लोग भी करते हैं तो उनके वो भी ये देखना होता है पीछे कितने लोग लाइन में खड़े हुए, तो एक आदमी का 3 बार ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं या नहीं। लेकिन होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप बड़े आराम से 3 रीडिंग ले सकते हैं रिलैक्स होकर के, और 3 रीडिंग लेकर के उसको आप एक जगह नोट कर लीजिए और उसके बाद अपने डॉक्टर के पास ले जाइए। कम से कम 2 बार जरूर नापिए, एक बार सुबह सो के उठने के 1 घंटे के अंदर और एक बार रात में सोने के पहले। दवाइयों को अपने उसी प्रकार से लेते रहें जिस प्रकार से ले रहे हैं। ऐसा ना सोचें कि अभी हम अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो हम अपनी दवाइयों को थोड़े दिनों के लिए रोक दें तब ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करें, क्योंकि रोक देने के बाद हमेशा हमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ ही मिलता है। अक्सर लोगों के अंदर ये भावना होती है कि शुगर की दवाई और बीपी की दवाई रोक करके टेस्ट करें, अगर दवाई लेके टेस्ट करेंगे तब तो वो नॉर्मल आ ही जाएगा। पर यही हम चाहते हैं कि दवाई लेके आप नॉर्मल रहे, दवाई बिना लिए आप अब नॉर्मल हैं या बढ़े हुए ब्लड प्रेशर या बढ़े हुए शुगर पे हैं, ये तो हम सब जानते हैं और आज से नहीं बहुत पहले से जानते हैं। तभी आपको डायबिटिक डिक्लेयर किया गया, तभी आपको हाइपरटेंसिव डिक्लेयर किया गया। तो ये अब एक चेक करने का विषय नहीं रह गया कि बिना दवाई के आप सस्टेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब चेक करने का विषय ये है कि दवाई लेने के बाद दवाइयां आपके ऊपर कामयाब हो रही हैं या नहीं हो रही, उसको नापना है। तो जैसा कि ये पिक्चर आपको बता रही है कि रक्तचाप जो होता है वो हमारी धमनियों में बहने वाले जो खून है उसकी गति और उसके अंदर जो दबाव होता है, जो वो बहता है, जिस गति से बहता है और उसके कारण जो अपनी दीवारों के ऊपर दबाव बनाता है उसे रक्तचाप कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक पानी का जो एक पाइप होता है जो आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक कोई बीच में बोल रहा है। हाँ ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे आप पानी का पाइप इस्तेमाल करते हैं अपने गार्डन में पानी देने के लिए, तो उसकी एक निश्चित गोलाई होती है जिसके थ्रू वो पानी उस पाइप के दूसरे छोर तक पहुंचता है। पर अगर सोचिए कि उस गोलाई को हम कम कर दें, या अक्सर कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें अपने पौधों को जो थोड़ा दूर हैं वहां तक पानी पहुंचाना होता है, तो अक्सर उसके टिप के ऊपर हम अपनी उंगली लगा कर या अंगूठा लगा करके उस पानी की धार को तेज कर देते हैं। बिल्कुल सेम चीज होती है ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है उस दौरान।
क्या होता क्या है कि जब हमारा खान पान अनियंत्रित रहता है तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नलिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, उनकी दीवारों के ऊपर कुछ पदार्थ जमा हो जाते हैं जिनको हम कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं, वसा युक्त पदार्थ होते हैं। और ये जब वहां जमा होते हैं तो उसकी सरफेस है वो इरेगुलर हो जाती है और वहां पे फिर प्लेटलेट डिपॉजिट होते हैं और धीरे धीरे करके वहां पे काफी कुछ चीजें जमा हो जाती हैं और उसकी गोलाई कम हो जाती है। इससे पहले कि ये पूरी ब्लॉक हो, उसकी गोलाई कम हो जाती है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई जिस ऑर्गन को जा रही होती है वो ऑर्गन की ब्लड सप्लाई तो कम होती ही होती है, इसके अलावा ब्लड का प्रेशर उसमें बढ़ जाता है। तो इस कारण से हम इसे हाइपरटेंशन कहते हैं और वो जो प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से उससे तमाम सारी इमरजेंसी अराइज होती हैं। तो बीमारी कब कहते हैं? जब 140 या 90 हमारा ब्लड प्रेशर टच कर जाए। अब आजकल नई रिकमेंडेशंस के हिसाब से ये जो कट ऑफ है वो चेंज हो गया है। अब बहुत सारे रिकमेंडेशन 130-80 पर कहते हैं कि अगर 130 और 80 क्रॉस कर जाए उसके बाद ही आपको ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि 140-90 तक वो पहुंचे। लेकिन साथ ही साथ एक आंकड़ा ये भी है पूरे इंडिया का कि इंडिया में केवल 15% व्यक्ति जो ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, उसमें से 15% व्यक्ति, टोटल पॉपुलेशन का 15% नहीं, केवल 15% हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति इस आंकड़े को टच कर पाते हैं। बाकी 85.1% लोग इस 140-90 के ऊपर ही रहते हैं। और 130-80 की जहां तक बात है तो वो केवल 3 से 5% लोग उस आंकड़े को छू पाते हैं। तो कितनी खतरनाक बात है ये कि जो बीमारी हमें 3 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है उसके लिए हम इतने ज्यादा संवेदनहीन हैं कि हम उसको कम करने का कोई प्रयास नहीं करते। तो जैसा मैंने कहा कि अभी जो मैं बता रहा था कि उच्च रक्तचाप क्यों हानिकारक है, ये उसका एक उदाहरण है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो छेद छोटे छोटे हो गए, तो छोटी छोटी नलिकाएं जो होती हैं, इससे जब तेज प्रेशर के साथ पानी आता है तो जब हम नहा रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर ऐसा ही हमारे शरीर में होता है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो जिस ऑर्गन को वो ब्लड सप्लाई हो रही है वो ऑर्गन को सप्लाई कम पहुंचती है, और दूसरी जो ये तेज धार से जो नुकसान होता है वो तेज धार भी उस ऑर्गन को नुकसान पहुंचाती है कि जब उस फोर्स के साथ वो उस ऑर्गन में ब्लड पहुंचता है तो वो उस ऑर्गन को डैमेज कर देता है। हमारी जो किडनी होती है उसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन एक छोटी यूनिट होती है किडनी की जो कि पेशाब को और खून को छानने का काम करती है। जब ये नेफ्रॉन्स जो, और हर नेफ्रॉन के लिए एक सेपरेट कैपिलरी होती है जो उसको ब्लड की सप्लाई करती है। वो कैपिलरी की जो मोटाई होती है वो एक बाल के बराबर होती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर उसमें प्रेशर बढ़ जाए किसी भी वजह से, चाहे तनाव की वजह से, चाहे कुछ डिपॉजिट होने की वजह से, चाहे मेंटल टेंशन की वजह से, चाहे, तो उस कैपिलरी के अंदर जब ज्यादा फोर्स से ब्लड जाता है तो दो चीजें हो सकती है, या तो वो कैपिलरी फट जाएगी या वहां पे ब्लड क्लॉट कर जाएगा। और अगर दोनों ही स्थिति में उस नेफ्रॉन की सप्लाई रुक जाती है। हमारे यहाँ 50% से ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के मरीज ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि उन्हें उच्च रक्तचाप है, और जिसके वजह से जब वो हमारे पास पहुंचते हैं तब तक उनकी 50% नेफ्रॉन जो होते हैं वो जवाब दे चुके होते हैं। तो 50% नेफ्रॉन तब तक उनके बेकार हो चुके होते हैं इस वजह से कि वो अपना ब्लड प्रेशर हाई रखते हैं, जिसकी वजह से उनके हर नेफ्रॉन की जो अलग अलग सप्लाई होती है वो समाप्त हो चुकी होती है। तो उच्च रक्तचाप अपने आप में एक बीमारी होती है, और साथ में जब ये होती है तो और दूसरी बीमारियों की संभावना बढ़ती है। कैसे? क्योंकि ये जिन जिन एंड ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई होता है और उसमें जब हाई प्रेशर के साथ सप्लाई होता है तो ये सारी प्रॉब्लम आती है, जिनके बारे में मैंने शुरुआत में भी कहा कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना करें तो लकवा हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, अंधता यानी ब्लाइंडनेस हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है,
इसके अलावा नसों की तकलीफें हो सकती हैं, मेमोरी भी कम हो जाती है, बिकॉज जो ब्लड खून ब्रेन को सप्लाई होता है वो भी कम हो जाता है, वो भी ब्रेन की कैपिलरीज भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। तो तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ब्लड प्रेशर के उचित नियंत्रण के ना करने की वजह से आती हैं। और खास तौर से जो लोग ब्लड प्रेशर का नियंत्रण प्रॉपरली नहीं करते, वो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनमें भूलने की बीमारी होती है, जो एक बीमारी जिसका नाम आपने सुना होगा अल्जाइमर्स डिजीज, ये भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अब इसका इलाज क्या है? ऐसा नहीं कि अगर आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ निकला तो हम सीधे उसको एक गोली बता दें कि आप गोली शुरू कर दीजिए। पहला शुरुआती इलाज इसका जीवन शैली में परिवर्तन है। पर ये जीवन शैली में परिवर्तन कब करना चाहिए? जब हमें ब्लड प्रेशर हो जाए तब, क्योंकि तब अगर हम इसे करते हैं तो शायद हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। ये जीवन शैली में परिवर्तन हमें उस समय से शुरू करना है जब हमें ब्लड प्रेशर नहीं है, और इनफैक्ट जो हमारे बच्चों की ग्रोइंग एज है, यानी बच्चे जब स्कूल में हैं, उस समय से उनकी जीवन शैली को इस तरीके का बनाना है कि जिसमें वो नमक ज्यादा ना खाएं, जो खाना खाते हैं उसमें नमक की मात्रा ज्यादा ना हो, अजीनोमोटो वगैरह जैसी चीजें खाने में इस्तेमाल बहुत अधिक ना हो, प्रॉपर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी उनके डे टू डे की दिनचर्या में जरूर शामिल हो। एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम उनके बाहर जाकर के मैदान में खेलने के लिए हो, जहां हाथ पैर चलते हो, मोबाइल ऐप के ऊपर खेलने का नहीं। आजकल के बच्चे क्या है, खेलते तो हैं पर वो मोबाइल ऐप के ऊपर ही खेलते हैं या अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर खेलते हैं। वो खेलना ब्लड प्रेशर से बचाता नहीं है, बल्कि वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। मोबाइल स्क्रीन के सामने आप जितनी देर बैठे रहते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आप जितनी देर बैठे रहते हैं, उतना अधिक आपको ब्लड प्रेशर की संभावना होने की ज्यादा होती है। और अक्सर ये देखा गया है, जो लोग बहुत देर तक रात तक हैवी लाइट्स में बैठे हुए काम करते रहते हैं, और जो हैवी लाइट्स चाहे उनके कंप्यूटर स्क्रीन से आ रही हो, चाहे मोबाइल स्क्रीन से आ रही हो, चाहे सराउंडिंग्स में हो, और वो जल्दी ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं, और मेमोरी लॉस होने की संभावना भी उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा देखी गई है। तो जीवन शैली में परिवर्तन का समय तब नहीं है जब आपको ब्लड प्रेशर हो गया या जब आपका ब्लड प्रेशर 130-80 क्रॉस कर गया, बल्कि तब है जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पर उसी दिन से आप अपनी आदतों में और अपने परिवार के लोगों की आदतों में परिवर्तन लाएं। वो आदतों में परिवर्तन क्या है? खाने पीने में परिवर्तन, ज्यादा सब्जियां और फल इस्तेमाल करें। जो डैश डाइट है वो ये कहती है कि ब्लड प्रेशर रोकने के लिए आप एटलीस्ट दिन भर में 5 सर्विंग्स फलों की जरूर लें, और प्रत्येक सर्विंग्स में कम से कम 100 ग्राम फल हो, यानी आधा किलो फल एक व्यक्ति को प्रतिदिन कंज्यूम करना चाहिए ब्लड प्रेशर रोकने के लिए। इन फलों में आप हरी सब्जियों को भी मिला सकते हैं, उन चीजों को भी मिला सकते हैं जो कि पैलेटेबल हैं और कच्ची खाई जा सकती हैं, पर उसको इस कोरोना के टाइम में डिसइंफेक्ट करना ना भूलें, उनको प्रॉपरली वॉश करना ना भूलें, और फल जब भी खाएं तो उनके छिलके उतार करके खाएं, बिकॉज छिलकों के ऊपर इंसेक्टिसाइड वगैरह रहते हैं। तो इन चीजों का एडिशनली ध्यान रखना है। वजन कम करना, वजन कम करने की शुरुआत स्कूल टाइम से ही होनी है। अभी हम लोग अपने जब स्कूल टाइम में थे तो पतले दुबले हुआ करते थे, बाद में हम लोगों ने वेट गेन किया, पर आजकल के बच्चे तो 8वें 9वें 10वें क्लास से ही वजन गेन करना शुरू कर देते हैं, जिसको कि किसी ना किसी तरीके से रोकना है। इसका रोकने का क्या तरीका है? क्योंकि हर आदमी इसी से परेशान रहता है कि साहब कोई तरीका बताइए। अब जाहिर है कि 8वें 9वें 10वें क्लास के बच्चे को गोली तो नहीं खिला करके वजन कम करेंगे, और इनफैक्ट कोई गोली अभी तक ऐसी बनी भी नहीं जो वजन कम करने में कारगर हो, केवल वजन कम करने के लिए हो। क्योंकि जो भी दवाइयां हैं उनके कहीं ना कहीं कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं या कुछ ऐसी चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं जो कि जिसकी वजह से वो बहुत अधिक कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज कामयाब है, वो है कि खाने में कार्बोहाइड्रेट को कम करें। हमारे यहाँ जो खाने में कार्बोहाइड्रेट 70 से 80% तक प्रत्येक व्यक्ति के दिन भर में कैलोरी में चला जाता है। कार्बोहाइड्रेट किन चीजों में मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है आपके जितने भी हमारे अनाज हैं उनमें मिलता है, दालों में मिलता है, और
कई बार बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि दालों में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। दालों में 30% प्रोटीन होता है, लेकिन 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप निश्चित जानिए, जब भी आप दाल खाते हैं तो आप प्रोटीन डेफिनेटली ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन साथ में कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दाल खाना बंद कर देना है, दाल को खाना है, लेकिन क्योंकि वही एक सबसे ज्यादा प्रोटीन वाला कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ है, लेकिन उस कार्बोहाइड्रेट की काउंटिंग करते रहना है। वैसा नहीं सोचना कि हमने दाल खाया तो अब हमने जो है उसके साथ चावल मिला के खाया तो चावल कार्बोहाइड्रेट है और दाल प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को जितना अधिक कम करेंगे उतना हमें वजन कम करने में सहायता मिलेगी। उसके अलावा एक्सरसाइज, दौड़ना, मुझे लगता है डॉक्टर आलोक गुप्ता से ज्यादा अच्छा एक्सरसाइज के ऊपर बात करने वाला पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। जितना अच्छे ढंग से ये एक्सरसाइज के महत्व को समझाते हैं, डॉक्टरों के बीच में भी निश्चित रूप से अपने मरीजों को भी बताते होंगे, तो वो चीज, वो आपके लिए एक ऑलरेडी एक प्लस पॉइंट है जब आप डॉक्टर आलोक गुप्ता के संपर्क में रहते हैं। और आदतें कौन कौन सी आदतें? सबसे जो खराब चीज है जो ब्लड प्रेशर बढ़ाती है और साथ में डायबिटीज भी बढ़ाती है, वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग को आपको किसी भी तरीके से रोकना है। स्मोकिंग को आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। स्मोकिंग ऐसी चीज है जो कि ब्लड वेसल्स को संकरा कर देती है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक चीज होती है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स पतली हो जाती हैं और जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो स्मोकिंग को हर हालत में बंद करें। टोबैको युक्त पदार्थों को हर हालत में बंद करें, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो खैनी हो, या किसी भी और रूप में आप टोबैको से संबंधित कोई भी पदार्थ ले रहे हो। इसके बाद अल्कोहल भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में सहायक होता है। तो अल्कोहल अगर जहां तक संभव हो सके नहीं लेंगे तो आपके लिए बहुत उपयुक्त होगा, क्योंकि जो 1 पैग फॉर फीमेल और 2 पैग फॉर मेल्स बताया गया है, वो उन लोगों के लिए बताया गया है जो कि वेस्टर्न पॉपुलेशन से आते हैं। वो हमारे और आपके लिए नहीं है। हमारे हिंदुस्तानी पॉपुलेशन में अभी तक कोई ऐसी स्टडी हुई नहीं है, लेकिन जब भी होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तानी पॉपुलेशन में अल्कोहल कभी भी यूजफुल नहीं पाया जा सकेगा। और बल्कि कुछ स्टडीज हैं जो कि पर्याप्त मात्रा में अभी नंबर नहीं है, इसलिए नहीं उनको बहुत महत्व दिया जाता, जो कि ये कहते हैं कि सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल भी आपके लीवर को खराब करने के लिए काफी होती है। तमाम ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो कि अल्कोहल बहुत कम मात्रा में लेते हैं या बिल्कुल नहीं लेते, फिर भी वो लोग लीवर जैसी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। तो लेने के बाद तो निश्चित रूप से दिक्कत बढ़ेगी। ये एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं और कभी भी उस पर फॉलो नहीं करते। हर आदमी कहता है नमक कम करना है, नमक कम करना, पर कभी भी हम नमक कम एक्चुअल में नहीं करते। अब नमक कम करने का तरीका क्या है? इसके बहुत सारे तरीके, जो प्रैक्टिकल तरीके हैं वो हम आपको बताते हैं। हम आपको जब ये कहते हैं कि साहब 1/3 नमक लेना है, तो जाहिर है आप कह दोगे हाँ हाँ डॉक्टर साहब ले लेंगे। हम अपने मरीज को भी कहते हैं 1/3 नमक लेना है, पर वो घर जाके कहता है यार 1/3 नमक में खाना अच्छा ही नहीं लगता, कैसे हम 1/3 नमक लें। 1 दिन खाता है, 3 दिन खाता है, जैसे ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है वैसे ही फिर दोबारा प्रॉपर नमक का खाना खाना शुरू कर देता है। पहली चीज तो ये कि सोडियम सॉल्ट को रिप्लेस करें पोटेशियम सॉल्ट से। पोटेशियम सॉल्ट कम नुकसानदायक है। दूसरी चीज ये कि पोटेशियम सॉल्ट में जिसमें सेंधा नमक जैसी चीजें भी आती हैं जो कि जिनके अंदर सोडियम की मात्रा कम होती है, या लो सोडियम वाले नमक को इस्तेमाल करें। दूसरी चीज ये कि इन नमक की भी मात्रा दिन पर दिन कम करते जाएं। एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा जिसको आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे, कि हमारे भोजन में नमक और चीनी की मात्रा प्रकृति ने नियत कर रखी है। उसको हमें ऊपर से बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस हमें उस प्राकृतिक स्वरूप में ही उसे खाने की आदत डालनी है। जैसे दूध है, पीते हैं, उसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे भी पिएंगे तो आप मीठा लगेगा, क्योंकि उसमें प्रकृति ने ऑलरेडी जितनी चीनी आवश्यक है डाल रखी है। इसी तरीके से अन्य चीजों में भी जितना नमक आवश्यक है वो प्रकृति ने डाल रखा है। जो फल है तो उनको ऊपर से अलग से नमक लगा के खाना आवश्यक नहीं है, और जब हम इसको करते हैं तभी हम बीमारियों के शिकार होते हैं। तो ये आज से प्रण करिए कि टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अधिक नमक वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अचार है, नमकीन है, इन चीजों को कम से कम इस्तेमाल करना है। एंड एक
बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है तेल को कम करना। यहाँ पे बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में। कोई कहता है कि देशी घी खाना चाहिए, कोई कहता है देशी घी नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है सरसों का तेल सबसे अच्छा है, कोई कहता है ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा है। बल्कि इसके ऊपर हमने एक बार डॉक्टर आलोक से बात की थी कि हम लोग ऑलरेडी एक प्रोग्राम करेंगे, तो उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर चुके हैं इसके ऊपर, तेल के ऊपर। तो मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बस एक आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि 1990 में एक बड़ी क्रांति आई कि साहब जो जमने वाले घी होते हैं वो बड़े नुकसान करते हैं, वो आर्टरीज में जाके जम जाते हैं, और हम सभी लोगों के किचन से वो जमने वाले घी जो डालडा के रूप में इस्तेमाल होता था वो सबके बाहर हो गया, और साथ ही साथ देशी घी भी बाहर चला गया। बट क्या हमने जब सैचुरेटेड फैट्स को अपने किचन से बाहर किया तो क्या उसके बाद हार्ट अटैक की संख्या में कमी आई? क्या उसके बाद ऐसी चीजों के बारे में कमी आई जिनके लिए वजह से हमने उस चीजों को अपने किचन से अलग किया था? मुझे लगता है शायद वो बढ़ गई वो सारी घटनाएं जो जिनकी वजह से हमने। तो इसका मतलब ये कतई ये नहीं है कि वो चीजें फिर वापस शुरू कर दी जाए, पर ये एक बहुत आवश्यक है कि सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट का बैलेंस हमारी बॉडी में जरूर रहे। कार्बोहाइड्रेट इज ए बिगर कल्प्रिट देन फैट। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नुकसानदायक है फैट के मुकाबले। हर हालत में इंश्योर करें कि कार्बोहाइड्रेट 50% से ज्यादा आपके भोजन में ना हो। फैट आपका 20% या 25% के बीच में रहे, जिसमें सैचुरेटेड फैट 7% रहे और इससे अधिक ना रहे। अगर आप इतना इंश्योर कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको एक बैलेंस डाइट मिल जाएगी, जो को आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं बल्कि डायबिटीज और अधिक बीमारियों से भी बचाने की में सहायक होगी। तो मोटापा बढ़ाने वाले तेल कौन से होते हैं? नारियल का तेल, घी, बटर, वनस्पति जिसको डालडा भी कहते हैं, ये सारे तेल ऐसे हैं जो कि सैचुरेटेड फैट्स है। तो इनका अमाउंट 7% से ऊपर नहीं होना चाहिए, और बाकी के तेल जो हैं उनको हम रिमेनिंग फैट में यूज कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि खाना बनाने में जो फैट इस्तेमाल हो रहा है वो फैट भी काउंट करें अपनी डेली कैलोरीज में। ये नहीं अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो अलग से मक्खन खा रहे हैं उसे तो काउंट कर रहे हैं कि हमने 2 चम्मच मक्खन लिया, 3 चम्मच मक्खन लिया, लेकिन जो खाना बनाने में तेल इस्तेमाल हो रहा है उसको अक्सर भूल जाते हैं, उसको भी हमें उसमें इंक्लूड करना है। खाने पीने में परहेज, इन चीजों का परहेज। आजकल की यंग जनरेशन ये सब चीजें बहुत इस्तेमाल करती है जिसमें बहुत हाई कैलोरी स्टफ रहता है, आलू रहता है, आलू रहता है, इन चीजों को रोकना है। अब पहले ही मैंने बताया कि ये जो सारी चीजें हैं इनको रोकना है। एक जो चीज है जो कि ये जिसमें सब्जियां और इसका फलों का और कॉर्न का मिश्रण है, पर यह मिश्रण तब लाभदायक है जब इसमें नमक और तेल ना हो। जब नमक और तेल आपने डाला तो उसके जितने लाभ हैं वो उसके नुकसान से बैलेंस हो जाते हैं, उनको अवॉइड करें। व्यायाम करना, दिन में कम से कम आधे घंटे पैदल चलना जरूरी है, चाहे ब्लड प्रेशर ना भी हो तो भी जरूरी है, जिससे ब्लड प्रेशर ना हो पाए। तेज चलना है, हफ्ते में कम से कम 5 दिन चलना है। ये 5 दिन वाली थ्योरी फॉरेनर्स के लिए है, काउकेशियंस के लिए है। हिंदुस्तानी जो कि ज्यादा बड़े रिस्क पे रहते हैं इसलिए उनको 7 दिन चलना जरूरी है। लगातार 2 दिन तक चलना बंद नहीं करना चाहिए। कंटिन्यूअस 2 दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप कोई एक्सरसाइज ना करें, कोई वॉक ना करें। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग और अल्कोहल को रोकना है। अब दवाइयों के बारे में, बड़ी सारी भ्रांतियां रहती हैं हमारे भाइयों के मन में। एक बार ब्लड प्रेशर की दवाई ले जाते हैं, ब्लड प्रेशर जैसे ही नॉर्मल आ जाता है दवाई खाना छोड़ देते हैं, या जिस दिन ब्लड प्रेशर, अब होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का एक ये बुरा इफेक्ट भी है कि होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं तो जब कभी ब्लड प्रेशर कम आता है तो उस शाम को दवाई नहीं खाते, तो ये एक उसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। तो ये ध्यान रखें कि दवाई रोज खाना है। अगर आपके डॉक्टर ने होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए कहा है, आप चार्टिंग कर रहे हैं, चार्टिंग ले करके डॉक्टर के पास जाइए। अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए, इतना कम हो जाए कि जिसमें आप खड़े नहीं हो सकते, जैसे कि सिस्टोलिक 100 के नीचे चला जाए या 90 के आसपास चला जाए, डायस्टोलिक आपका 60 के नीचे आ जाए, तो निश्चित रूप से आप एक बार की दवा रोक सकते हैं, पर उस टाइम की दवा रोकने के नेक्स्ट डे तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिल करके उस चीज को रिजॉल्व करिए, बजाय इसके कि दवाइयों को परमानेंटली छोड़ दें। दवाइयों को बीच में छोड़ना नहीं है। महीने में कम से कम 1 बार या जितनी अधिक बार डॉक्टर कहते हैं उतने बार उनके पास मिलने के लिए जाना है। डॉक्टर के पास पुराना पर्चा लेकर जाना है, कुछ भी तकलीफ हो डॉक्टर के पास तुरंत मिलें, अपनी समस्या विस्तार से बताएं। अब हम लोगों ने अपने यहाँ तो ऐसा सिस्टम कर दिया है कि व्हाट्सएप पे हमारा प्रिस्क्रिप्शन पहुंच जाता है, तो पर्चा अक्सर मरीज भूल आते हैं, या अक्सर मरीज वो कहते हैं आके कि साहब दवाई लेने गए थे मेडिकल स्टोर पे छूट गया। तो ऐसे लोगों के लिए व्हाट्सएप पे प्रिस्क्रिप्शन चला जाता है और जिसकी वजह से वो
इस तरह की प्रॉब्लम में नहीं फंसते हो। जब भी कभी जहां कहीं भी उन्हें ब्लड प्रेशर की दवाई खरीदने की जरूरत है या याद नहीं आ रही है, आज दफ्तर लेके नहीं गए लेकिन ब्लड प्रेशर की दवाई लेने का समय हो गया, तो तुरंत वहीं की वहीं उस प्रिस्क्रिप्शन को दिखा करके आप किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई मंगा सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि साहब डॉक्टर साहब बार बार बुला रहे हैं तो जरूर इनको फीस लेने की इच्छा है इसलिए बार बार बुला रहे हैं। तो यहाँ मेरा आपसे अनुरोध यही है कि शुरुआत में जब ब्लड प्रेशर का इलाज होता है तो हम लोगों को ब्लड प्रेशर के मरीज को थोड़ा जल्दी बुलाना पड़ता है, कई बार सप्ताह में एक बार या 2 सप्ताह में एक बार। फिर उसके बाद जब वो इसकी दवाइयां निर्धारित हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज हो जाता है, तो वो अगर महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार भी दिखाता है तो उसका काम चलता रहता है। तो शुरुआत में जब तक आपकी दवाइयां स्थापित ना हो जाएं तब तक डॉक्टर के पास बराबर जाते रहिए, जितनी बार वो बुलाए उतनी बार जाते रहिए। तो उच्च रक्तचाप से लड़िए, स्वस्थ रहिए, यही आज का मूल मंत्र है। तो मुझे लगता है कि शायद समय भी हो रहा है, कुछ आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, वो भी लेने होंगे। तो मैं अपना टॉक यहीं पर रोकता हूं और डॉक्टर आलोक गुप्ता आपके एक्सपर्ट कमेंट के लिए, अगर कुछ चीज छूट गई हो तो आप ऐड कर दीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, बहुत ही सार गर्भित तरीके से विस्तार पूर्वक आपने इस विषय पर के विभिन्न पहलुओं पर अपना विचार रखा और मैं समझता हूं कि संदेश हमारे प्रतिभागियों तक स्पष्ट रूप से पहुंचाने में आप निश्चित ही सफल हुए हैं। और यहाँ थोड़ा सा मैं कहूंगा कि हमें लड़ना किसी चीज से नहीं है, ब्लड प्रेशर से भी लड़ना नहीं है, उसे समझना है। समझ करके उसके साथ दोस्ती कीजिए और जब आप उसको समझ लेंगे और उसको समझ करके उसके हिसाब से आप आचरण करेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। लड़ाई नहीं लड़नी है, बस समझना है। जैसे आजकल एक बहुत फेमस डायलॉग चलता है ना कि हमें कोरोना से बचना है, लड़ना नहीं है ना। उसी तरह से हमें इससे भी लड़ना नहीं है, इसको समझना है, समझ करके इसके साथ उसी के अनुरूप व्यवहार करना है, उसकी कुंडली बांच लेनी है। कुंडली बांचने के बाद हमें करना क्या है समझ लेना चाहिए और उसको लगातार करना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब किसी भी व्यक्ति को, जैसे किसी को पहले से वो कुछ 2-3 दवाइयां खा रहा है और उसे किसी बार नपवाने पे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल जाता है, आप कहते हैं ब्लड प्रेशर की भी दवा लेनी पड़ेगी, तो पहला सवाल यही होता है, अब साहब एक दवा और बढ़ जाएगी, अब इसकी भी आदत लेनी पड़ेगी। तो अब तो इसको अगर एक बार शुरू कर देंगे तो फिर आप कहेंगे खुद नहीं छोड़ना है। आप कोई भी दवा शुरू करते हैं तो कहते हैं इसको छोड़ना ही नहीं है, तो अब एक दवा हम और बढ़ा लें और फिर इसको भी हम चलाते रहें। तो ये इस चक्कर में बहुत से लोग की आदत पड़ जाएगी, बहुत सी दवाइयां शुरू नहीं करते या शुरू करते हैं तो जैसे ही मौका मिलता है 2-3 रीडिंग देखा घर पे नॉर्मल आ रहा है तो बंद करके बैठ जाते हैं। तो ये काम नहीं करना है। आपका बेसिक उद्देश्य है कि शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, इन सब का उचित नियमन लेके चलना है, दीर्घकालिक लेके चलना है, जीवन पर्यंत लेके चलना है, क्योंकि जीवन को, आयु को लंबा करना है और सिर्फ आयु को ही नहीं लंबा करना है, उसको जीवंत भी करना है। आयु बढ़ जाए और जीवन में जीवंतता ना रहे, खटिया पकड़ करके आप आयु बढ़ाते रहें तो वैसे जीवन का भी कोई लाभ नहीं है। आप सक्रिय रहें, किसी पर निर्भर ना होने पाए, आप स्वस्थ रहें, आप किसी जटिलता से पीड़ित ना हो। हमारा उद्देश्य चिकित्सा का बेसिकली यही है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप जितने प्रतिभागी हैं, जिनको प्रश्न पूछना है, अनम्यूट करें, अपने प्रश्न को रखें। और अनुज जी हैं हमारे साथ में, मैं भी हूं, हम लोग आपकी शंका का निवारण करेंगे। ललित मोहन जी, आप मेरठ से जुड़े हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अनम्यूट कर लें अपने आप को। हेलो। हाँ ललित मोहन जी, गुड डॉक्टर मॉर्निंग। साहब। अच्छा विनय जी आप बोल रहे हैं? हाँ बोलिए विनय जी। हाँ डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छा समझाया और बहुत अच्छा लगा। ये डॉक्टर साहब ये कंसेप्ट क्या है, एक दो चीज पूछना चाहेंगे कि लो बीपी और हाई बीपी, और दूसरी चीज लोग कहते हैं एज में इतना जोड़ लो है तो बीपी इतनी होनी चाहिए, ये सब चीजें, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। और एक क्वेश्चन और है मेरा कि क्या अगर लंबे समय से 4 साल 5 साल से अगर किसी का बीपी किसी दवा पे एकदम सही चल रहा है
तो वो दवा वो रेगुलर लेने में कोई हर्ज तो नहीं है? बस डॉक्टर साहब, ये 3 प्रश्न मेरा। जी विनय जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न रखे, क्योंकि ये एक बहुत समय से हम लोग जो पढ़ते थे तब से ये एक डिक्टम चला रहा है कि एज प्लस दिस ये आपका ब्लड प्रेशर आना चाहिए। तो आपका 180 आ रहा है, आप 70 साल के हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ठीक है, चलिए। दूसरा, ये कई मरीज आते हैं कि साहब ये दवा हम 3 साल से खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल है, लेकिन क्या मतलब एक ही दवा लंबे समय से खा रहे हैं तो इसको बदलना उचित नहीं होगा कि इसको बदल देते? ये 2 बातें आपने जो रखी हैं, और हाई और लो बीपी। तो अनुज जी, आप कुछ प्रकाश डालेंगे इस पे? बहुत अच्छे सवाल हैं और ये पब्लिक के लिए बहुत ही यूजफुल भी हैं। एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी हो इसके बारे में। जब अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु हुई तो उसके एक दिन पहले इसी फार्मूले के आधार पे उनका ब्लड प्रेशर 180/130 था, जिसको उनके डॉक्टरों ने नॉर्मल घोषित किया, और अगले दिन उनकी डेथ हो गई सुबह सुबह। तो वो ये अनुज जी, मुझे यहाँ तक ध्यान पड़ता है वो ब्रेन अटैक से हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक से। वो ब्रेन अटैक हुआ था या स्ट्रोक हुआ था। लेकिन ये सिर्फ ब्लड प्रेशर के एक इवॉल्विंग साइंस को बताने का एक तरीका है कि ब्लड प्रेशर की समझने की हमारी जो क्षमता है वो उस समय से और आज तक में कितना परिवर्तित हुआ है। अगर आज भी हम ये कहें कि 100 में अगर हम अपनी एज मिला देंगे तो हमारे लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर आता है, तो इसका मतलब कि हम आज भी उस 80 साल या 90 साल पुराने युग में जी रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा विकास हुआ, जैसे जैसे हमारी साइंस आगे बढ़ी, हमें ये पता चला कि चाहे व्यक्ति 80 साल का हो, चाहे व्यक्ति 40 साल का हो, उसके लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो 120 और 80 के नीचे ही है। और हाई ब्लड प्रेशर का क्राइटेरिया जरूर बीच बीच में बदलता रहता है, उपलब्ध आंकड़ों और उपलब्ध एविडेंसेस के आधार पे। पहले हम लोग इसे 140/90 पे हाई ब्लड प्रेशर मानते थे, अब 130/80 पे हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं, जो करंट रिकमेंडेशंस है। हालांकि अभी हमने इस पे एक डिबेट भी की थी, जिसमें हमने RSSDI के प्रेसिडेंट को भी बुलाया, API के प्रेसिडेंट को भी बुलाया, और इंडियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के प्रेसिडेंट को भी, CSI के प्रेसिडेंट को भी बुलाया, और सब लोगों के भी। तो लेकिन उसमें भी ये सारे लोग इस बात पे मतैक्य नहीं कर पाए कि 130/80 को हमें हिंदुस्तान में भी एज ए कट ऑफ फॉर हाई ब्लड प्रेशर लागू करना चाहिए या नहीं। अभी भी हिंदुस्तान में लोगों का मानना यही है कि 140/90 पर ही कट ऑफ रहना चाहिए। पर सवाल यह है कि हम 140/90 भी तो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। 140/90 भी हमारी सिर्फ 15% ब्लड प्रेशर के मरीज अचीव कर पा रहे हैं। तो आज की तारीख में इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस के हिसाब से हाई ब्लड प्रेशर तब कहा जाता है जब 130 और 80, 130 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक के ऊपर निकल जाए। लेकिन लो ब्लड प्रेशर की जो डेफिनेशन है, वो लो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन वो होती है जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से कम आए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 के नीचे जाए। ऐसी स्थिति में हमें अपने डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए। यहाँ पे एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा, बहुत सारे मरीज इस बात से चिंतित हो जाते हैं जब उनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे जाने लगता है। जब हमारे धमनियों में कड़ापन आने लगता है, खासतौर से जो अधिक उम्र के लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जो 70-80 की एज में पहुंच जाते हैं, उनकी धमनियों की दीवारें थोड़ी कड़ी हो जाती हैं, जो कि ब्लड प्रेशर अंदर से जो होता है उसको प्रॉपरली उसको ट्रांसमिट नहीं करती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कंटिन्यूअस हाई ब्लड प्रेशर बताता रहता है, और समटाइम जब डायस्टोलिक हम नापते हैं तो वो 60 के नीचे बताता है। ऐसे लोगों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि डायस्टोलिक 10 या 20 तक भी पहुंच जाता है, और कभी कभी 0 भी टच कर जाता है, क्योंकि मफलिंग ऑफ साउंड डिसअपियर हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें अपने डॉक्टर से मिल करके उसको क्लियर करना जरूरी है, ना कि 60 के नीचे वाले को भी नॉर्मल मान के बैठ जाएं, और ना ये कि 60 के नीचे आ गया तो एकदम हाय हाय हो जाए, दवाइयां छोड़ दें, अरे हमारा तो बहुत कम हो गया। हमारे पास तमाम पेशेंट आते हैं, कहा पिछले महीने हमारा ब्लड प्रेशर पता है 60 के नीचे पहुंच गया था, तो हमने दवाई जब पूछा कौन सा 60 के नीचे पहुंचा था, नीचे वाला 60 के नीचे, ऊपर वाला कितना था, ऊपर वाला तो 140 था या 145 था। तो उसमें दवाई अगर आप छोड़ देंगे तो जाहिर है ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप कॉम्प्लिकेशंस के लिए फिर दोबारा ओपन हो जाएंगे। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखना है, इस चीज को कभी भी गलत संदर्भों में और गलत अर्थों में इस्तेमाल ना करें। डायस्टोलिक 60 के नीचे आ जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आ रही है,
लेकिन सिस्टोलिक अगर 100 के नीचे आ जाए तो उस वक्त की दवा ना खाएं और अगले वक्त में डॉक्टर से मिलने जाते। अनुज जी, इसमें दो चीजें मैं जोड़ना चाहूंगा जी। कि लो ब्लड प्रेशर में जो आपने बताया 100/60, लेकिन इसके साथ रोगी को लक्षण भी होने चाहिए, जैसे वो कुर्सी पे बैठा खड़ा होता उसको चक्कर आने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए। अगर उसका 100/60 उसको कोई लक्षण नहीं है, वो सारे काम सुचारू रूप से कर रहा है, तो फिर उसको उसके लिए कोई इलाज भी नहीं करना है, फिर उसके लिए वो लो ब्लड प्रेशर नहीं है। लेकिन जिनको इसके साथ लक्षण है उनको सचेत होना है, उनको जाकर अगर यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि लो ब्लड प्रेशर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। हाइपोटेंशन नाम की कोई बीमारी किसी मेडिकल की किताब में नहीं दी गई। हाइपोटेंशन इज ऑलवेज इन द रेस्पॉन्स ऑफ द हाइपरटेंशन या इन रेस्पॉन्स ऑफ सम अदर डिजीज विच इज रनिंग इन द बॉडी। वो हाइपोटेंशन या तो किसी दूसरी बीमारी की वजह से होगा, लो ब्लड प्रेशर या हमारी दवाइयों की अधिकता हो जाएगी तब होगा। तो अक्सर ये प्रॉब्लम लोगों के साथ में होती है कि उनका 100/60 हुआ और तुरंत वो अपनी दवाई खाना बंद कर देते हैं, हमारा तो लो हो रहा है इसलिए हमें दवाई की जरूरत नहीं है। वो दवाई खाना बंद करने का समय नहीं है, वो दवाई की डोज को कम करने का समय है, और वो दवाई की डोज वो स्वयं कम ना करके अपने डॉक्टर से मिल करके उसे कम कराएं और उनसे बताएं कि डॉक्टर साहब हमारे सफिशिएंट नीचे आ गया है, अब हमें इसके नीचे और जाने की जरूरत है या नहीं है, ये आप तय करिए। और कई बार ऐसा होता है कि सिस्टोलिक तो लोगों का 140-150 बना रहता है, पर डायस्टोलिक उनका 50 आ गया तो वो डायस्टोलिक से ही अपने को मॉनिटर करके दवाइयां छोड़ देते हैं और अक्सर कहते हैं कि साहब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो कोई मतलब नहीं रखता, पता नहीं, क्योंकि पहले एक बीच में एक ऐसा समय भी आया था जब लोग कहते हैं कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की इंपॉर्टेंस कम है। तो जिस वजह से काफी उस समय के जो लोग हैं वो अभी भी ये चीज अपने मन में रखते हैं कि साहब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो टेंशन से भी बढ़ जाता है, आजकल मेरे घर में टेंशन बहुत है, मेरे लड़के से मेरी कुछ कहा सुनी हो गई थी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया। लेकिन आज के समय में जो हमारे पास उपलब्ध एविडेंसेस हैं उसके अनुसार सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के मुकाबले में अधिक जरूरी है। खासतौर से डायबिटीज के मरीजों में सिस्टोलिक हाइपरटेंशन एक सेपरेट एंटिटी के रूप में स्थापित हो चुका है। जी, इसमें थोड़ा सा मैं एक एनालॉजी देकर के इन लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि हर आदमी अपने घर में रबर पाइप से खेतों में, अपने घर के फुलवारी में, गमलों में पानी डालता है, और आप सबने अनुभव किया होगा कि समय बीतने के साथ वो रबर की ट्यूब धीरे धीरे कड़ी पड़ने लगती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन खत्म होने लगता है, और फिर वो जगह जगह से फट भी जाता है, उसकी एजिंग हो जाती, फिर आपको नया पाइप लाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जो खून की नलियां हैं, धमनियां हैं, इनकी भी एजिंग होती है, और एजिंग के साथ इनमें भी कड़ापन आने लगता है, इनका लचीलापन समाप्त होने लगता है। तो अच्छा, नल में आपने जो पाइप लगाया उसमें तो आपने नल खोल दिया तो एक प्रेशर पे लगातार पानी जा रहा है, लेकिन हमारे खून की नलियों में एक प्रेशर पे रक्त का प्रवाह हमेशा नहीं होता। हर एक हृदय के धड़कन के साथ ब्लड पंप होता है, और वो एक पंप की, जो पंप होता है तो एक धक्का जाता है खून का, और वो आगे तक खून को बहाता है, फिर वो हृदय में ब्लड आता है, फिर वो पंप करता है। तो खून की नलियों में जो रक्त है वो एक प्रेशर पर लगातार प्रवाहित नहीं होता, वो पंपिंग होती रहती है उसकी बार बार एक नियमित अंतराल पे। तो जब पंप होता है तो अगर खून के नलियों में लचीलापन है तो जिस समय खून का धक्का आया, वो खून का लचीलापन अगर नलियों में है तो फैल जाएगा उस प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए, और जब वो आगे बह जाएगा तो फिर वो सिकुड़ जाएगा। तो जब ये फैलता है तो ये फैलने की प्रक्रिया अगर खून की नलियों की खत्म हो जाए, स्टिफनेस की वजह से, कड़ापन आने की वजह से, लचीलापन खत्म आने की वजह से, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, वो भागने लगता है। तो एज के साथ इसीलिए ऊपर का ब्लड प्रेशर भागने लगता है, और जब वो खून का धक्का आगे भागता है तो जब नली वापस सिकुड़ती है अपनी जगह पे, ओरिजिनल स्थिति में आती है, तो इससे डायस्टोलिक प्रेशर जनरेट होता है, तो ये भी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो जो डायस्टोलिक प्रेशर जनरेट होता है वो नहीं हो पाता, तो डायस्टोलिक प्रेशर नीचे चला जाता है। ये एक सिंपल सी भाषा में मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है, और औसत तथ्य है जो रूजवेल्ट की बात कही आपने अनुज जी ने, उसी काल की बात है, उसी काल की बात है कि एक बड़े लब्ध प्रतिष्ठित आधुनिक चिकित्सा पद्धति के एक चिकित्सक ने ये कहा था कि एज के साथ ब्लड प्रेशर शरीर स्वतः ही बढ़ाता है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है और शरीर के लिए आवश्यक है, और एक समय आएगा कि कोई एक बेवकूफ आएगा और इस बड़े ब्लड प्रेशर को इलाज करना शुरू कर देगा। इस समय इस तरह की भी एक सोच थी, लेकिन लोगों ने समय के साथ, चूंकि ये हम लोग साक्ष्य आधारित मेडिसिन की बात करते हैं,
तो साथ के साथ देखा गया कि नहीं, रूजवेल्ट साहब का ब्रेन स्ट्रोक हुआ, मस्तिष्क की खून की नली फट गई हाई ब्लड प्रेशर से, उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए अब ये हो गया कि 18 साल से लेकर के 80 साल तक कोई भी व्यक्ति है उसके लिए एक ही मानक है। हाँ, 140/90 और 130/80। तो 130/80 और 140/90 के बीच का जो जोन है, ये बेसिकली सचेत होने का जोन है कि अगर आपका 130 से ऊपर भागना शुरू हो गया है तो आप 140 तक जाने का इंतजार ना करें कि जब 140 से ऊपर जाएगा तब मैं कुछ अपना जीवन शैली, नमक, जो चीजें उपाय बताई अनुज जी ने, उस पर कार्रवाई शुरू करूंगा। आपको तभी से कार्रवाई शुरू कर देनी है, आप उसे 140 तक जाने ही मत दीजिए। तो वो एक ग्रे जोन आपको दिया गया आरएसी वाला कि हाइपरटेंशन के सफर में एक परमानेंट बर्थ अलॉट मत कराइए, आरएसी में रिजर्वेशन कैंसिल करा के ट्रेन से उतर जाइए। मधुमेह के साथ एक चूंकि हमारा मेन ये क्लब मधुमेह को लेकर के है, तो मधुमेह के इलाज में भी धीरे धीरे बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया। शुरुआत में ग्लूकोसेंट्रिक यानी शुगर केंद्रित इलाज हम लोग करते थे कि खाली शुगर कम करो, शुगर कम करो, सबसे अधिक ध्यान इसी पे रहता था। लेकिन कई ट्रायल्स के बाद ये पता चला कि सिर्फ शुगर कम करने से मृत्यु दर, हृदयाघात का दर, इन चीजों में, गुर्दे के खराब होने के दर में बहुत ज्यादा कमी नहीं आ पाती। और तब ये देखा गया कि अगर शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, इन तीनों का नियमन अगर हम साथ साथ करते हैं तो हमें सबसे अधिक अच्छे नतीजे मिलते हैं। अंग हमारे कम से कम भंग होते हैं, उनको क्षति कम से कम पहुंचती है और हमारी आयु अच्छी होती है, जीवंत रहती है। अब अगर किसी और को कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न रखें। ललित जी, आप कुछ पूछने वाले थे, अपने आप को अनम्यूट करें और अपने प्रश्न को रखें। सर, भरत भूषण जी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, पूछें भारत भूषण अग्रवाल जी, आप अपने बात को रखें। हेलो, मैं डॉक्टर हाँ। भारत भूषण, मैं पुराना हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ। मैं टेल्मा 40 रात में लेता हूँ और यूरोमैक्स 0.4, लेकिन मेरा जो पल्स रेट है, हार्ट रेट है, अराउंड 50 के आसपास रहता है। ये कई सालों से है। पहले मैं बीटा ब्लॉकर लेता था इसलिए बंद कर दिया, लेकिन 2-3 साल से मैं टेल्मा 40 लेता हूं, तब भी मेरा पल्स 50, 54, कभी 49 इस तरह से रहता है। तो ये स्थिति मेरे लिए, मैं इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये आई एक्सेप्ट इट कि मेरा इतना ही रहता है पल्स रेट। अग्रवाल जी, आपने कभी अपना ईसीजी कराया, उसमें कोई कार्डियक ब्लॉकेज तो नहीं निकल के आया? नहीं, मैंने करवाया था तो कोई ऐसा निकल के नहीं आया। साइनस रिदम ही रहता है आपका? इकोकार्डियोग्राम भी करवाया तब भी नहीं, ईसीजी में आपका साइनस रिदम ही रहता है। हाँ, साइनस ब्रेडिकार्डिया है आपको। तो अगर साइनस ब्रेडिकार्डिया है तो फिर कोई इसमें चिंता करने की आवश्यकता मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी अनुज जी, आप भी अपना ओपिनियन दें इनको। देखिए, ये चीज इंडिविजुअलाइज्ड होती है, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि किसका कितना हार्ट रेट एक्सेप्टेबल है या किसका कितना ब्लड प्रेशर एक्सेप्टेबल है। ब्लड प्रेशर के बारे में एक रफली हम लोगों ने कह रखा है, उसी तरीके से हार्ट रेट के बारे में एक रफली कहा हुआ है कि 60 के अगर नीचे जाना शुरू हो तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया मानते हैं। लेकिन तमाम पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि 50 या 55 के ऊपर नॉर्मली बिहेव करते हैं और उनको उसके साथ में कोई समस्या नहीं होती। और आप जो ब्लड प्रेशर की दवाई भी ले रहे हैं, उस दवाई में भी ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है जिससे आपका हार्ट रेट कम होता हो। तो आपका जो डॉक्टर है, बंद कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही किया, बीटा ब्लॉकर नहीं लेना चाहिए ऐसी स्थिति में। आपका जो डॉक्टर है, ही इज द बेस्ट जज फॉर यू कि वो आपका कार्डियक चेकअप करके या पूरा आपका चेकअप करके और आपको ये घोषित करे कि आपको इतने हार्ट रेट के ऊपर कोई समस्या नहीं है और इसको बढ़ाने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आपका कार्डियक आउटपुट 55 पे उतना ही रहता है जितना कि 75 पे दूसरे व्यक्ति का है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यू आर गुड एट दैट। जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, आप पहले एथलेटिक्स करते थे क्या? मैं पहले आर्मी में था। हाँ, तो ये भी एक रीजन है। तो काफी सारी आपकी एक्टिविटीज ऐसी होती होंगी जिसमें आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते होंगे, हैवी एक्सरसाइज करते होंगे। तो जो लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनका जो हार्ट रेट होता है वो लोअर लेवल पे सेट हो जाता है, तो उनके लिए वो नॉर्मल रहता है, तो उसके लिए उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती।
कोई और प्रश्न? मैंने 1 साल से जिम छोड़ दिया है ड्यू टू कोरोना। पहले मैंने रिटायर्ड होने के बाद जिम भी जाता था मैं। कोरोना कोई बहाना नहीं है अभी- एक्सरसाइज छोड़ने का, प्लीज। जिम कोरोना छोड़ कोई दिया, बहाना एक्सरसाइज नहीं है, नहीं, कोरोना का एक्सरसाइज वो मत जिम लीजिए। जिम अगर आप जिम नहीं जिम ना जाइए, घर के अंदर एक्सरसाइज करिए। तब डॉक्टर आलोक आपको बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज बता देंगे जो आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। थैंक हम यू। लोगों ने बल्कि अपना वीडियो भी यूट्यूब पे डाला हुआ है जिसमें आप एक्सरसाइज देख करके उसे कर सकते हैं। इजी एक्सरसाइजेज हैं। और कोई प्रश्न? थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अपना एक शेयर करना चाहता हूँ अनुभव। हेलो। बताएं बताएं सचिव जी, हाँ, प्रदीप जी। कि अक्सर लोग, जैसे मैं दवा विक्रेता हूँ, आप तो जानते हैं, और लोगों को भी बता दूं, अक्सर लोग आते हैं, प्रेस्क्रिप्शन रखते हैं और उसमें 2-3 दवाइयों पर निशान लगा होता है और कहते हैं बस यही दवा दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये पूछता हूँ कि यही दवा क्यों दूं? नहीं साहब, यही जो है शुगर की है, बस मुझे यही दीजिएगा। तो मैं पहले यही पूछता हूँ कि आप कैसे जान गए कि यही दवा शुगर की है? नहीं, हम कहीं दवा ले रहे थे, उन्होंने बताया। हमने कहा वो सबसे बड़े मतलब बेवकूफ थे या गलती की उन्होंने कि आपको उन्होंने छांट के दवा बताई। और आप उससे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि आप अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। डॉक्टर बहुत कुछ पढ़ के, बहुत सालों पढ़ के, बहुत अनुभव करके आपको कोई दवा सजेस्ट करता है। तो आपका ये कहीं से भी फर्ज नहीं बनता और अपने लिए खतरा ले रहे हैं आप कि आप दवा छांट के खा रहे हैं। तो मैं उन्हें समझाता हूँ तो बहुत से मुझे खुशी होती है कि बहुत से लोग तो पूरी दवा लेते हैं फिर। और उनसे मैं कहता हूँ, आप जब भी आपको कुछ लगे कि आपका ये हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, शुगर, आप अपने डॉक्टर से मिलिए। क्योंकि आप जब सामान खरीदने जाते हैं, आप होटल में खाने जाते हैं, तो हर बार आप पेमेंट करते हैं। डॉक्टर की फीस देने में आप क्यों कोताही करते हैं? और उसका खतरा जो होगा, वो फिर आपको जो है वो रिवर्ट नहीं कर पाएँगे। बस यही संदेश मैं यहाँ जो भी लोग जुड़े हैं, वो और लोगों को भी ये संदेश कन्वे करें कि डॉक्टर जितनी आपको दवा सजेस्ट करता है, उसे खाएँ, आप पूरी तरह से लें, उसमें से छाँट के कभी ना। और अगर कोई हमारे केमिस्ट भाई इसमें जुड़े हों, तो वो भी ये जान जाएँ कि कभी मरीज को ये ना बताएँ ये दवा शुगर की है, ये दवा ब्लड प्रेशर की है, इसकी है या उसकी है। आप ये कहिए कि आप पूरी दवा खाइए, अगर कोई कुछ आपको चेंज करना, अपने डॉक्टर से सजेशन लें, तभी आगे कुछ करें। बस यही कहना था मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सूचना दी है। हाँ ललित जी, आप हैंड रेज कर रहे हैं, अनम्यूट कर लें अपने आप को, माइक को अनम्यूट करें, अनम्यूट करें पहले। हाँ तो अनम्यूट ही है। हाँ, आप हुआ अनम्यूट, अब आपकी आवाज, फिर आपने म्यूट कर लिया। आ रही है, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। मेरे 2-3 सवाल है। एक पहले तो मैं सवाल बता दूं कि ललित मोहन वासुदेवा जी हमारे इंटरमीडिएट के क्लास फेलो हैं। हम लोगों ने एक साथ 73 में इंटरमीडिएट पास किया, जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। आप बैंक में रहे, इंडियन ओवरसीज बैंक में, और मेरठ में सेटल्ड हैं। तो हाँ ललित जी, आप अपनी बात रखें। मेरा एक सवाल तो ये है कि क्या ब्लड प्रेशर में और पल्स में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? अगर आपकी पल्स ठीक है तो क्या बीपी ठीक होगा, या आपकी पल्स का और उसका बीपी का कोई संबंध नहीं है? एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि वॉक कितनी होनी चाहिए, और क्या सुबह शाम जरूरी है या एक टाइम से काम चल जाएगा? ये 2 सवाल मेरे हैं, और अभी तीसरा सवाल बाद में पूछता हूँ मैं। अच्छा चलिए, अनुज जी, आप हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं, तो पहले आप ही अपनी बात को रखें, इनके सवालों का जवाब दें। मेरे ख्याल से ब्लड प्रेशर का और पल्स का बहुत अच्छा इन्होंने एक प्रश्न रखा है कि क्या पल्स रेट और ब्लड प्रेशर एक दूसरे से संबंधित है? ब्लड प्रेशर और पल्स का बिल्कुल सीधा सीधा रिलेशन है। ब्लड प्रेशर जब पल्स बढ़ती है तो उसके साथ बढ़ता है, जब पल्स घटती है तो घटता है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, उनके में एक डिफेंसिव मैकेनिज्म बॉडी का काम करता है, जो कि पल्स को कम करके ब्लड प्रेशर को नीचे लाने की कोशिश कर रहा होता है। और कई बार आपने देखा होगा, जब ब्लड प्रेशर घटना शुरू होता है, जैसे कोई आदमी शॉक में गया या किसी का सडनली ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हुआ, तो उसकी पल्स रेट बढ़ जाती है। वो पल्स रेट बढ़ा करके उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है हार्ट, कि जो वहां पे घट रहा है उसको इधर हम कंपनसेट करें। तो ये दोनों का बिल्कुल सीधा सीधा रिलेशन है। ब्लड प्रेशर घटने और बढ़ने से पल्स घटती और बढ़ती है, जो कि उल्टा होता है इसमें। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन पल्स जब भी बढ़ी रहे,
रेस्टिंग टैकीकार्डिया किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक चीज होती है। अगर रेस्टिंग टैकीकार्डिया माने चुपचाप अगर आप बैठे हुए हैं उस समय भी अगर आपकी पल्स बढ़ी हुई है तो वो एक बहुत खतरनाक चीज की निशानी है। इसका मतलब कि आपका ऑटोनॉमिक फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है बॉडी के, और उसके लिए आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरा सवाल क्या था इनका? टहलने से संबंधित कुछ था? कितना टहलना चाहिए? हाँ, कितना टहलना चाहिए? कितना टहलना चाहिए, ये अगर आपका टहलना सिर्फ अपने को स्वस्थ रखने के लिए है तो 40 मिनट्स या 45 मिनट्स का टहलना प्रतिदिन काफी है। अगर उसका पर्पस वजन कम करना नहीं है, उसका पर्पस किसी और तरह की कोई चीज नहीं है, केवल अपने आप की हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए और डायबिटीज को कंट्रोल रखने के लिए 40 मिनट्स की वॉक प्रतिदिन की सफिशिएंट है। हम अपने पेशेंट को अक्सर ये बताते हैं कि 20 मिनट तक आप जाइए और वहां से लौटना शुरू कर दीजिए, लेकिन अब ये थोड़ा सा मैंने बताना बंद कर दिया है इस तरीके से, क्योंकि अब मैं लोगों को सड़क पे वॉक करने के लिए डिस्करेज करता हूँ। अक्सर पहले जब सड़कें थोड़ा खाली रहती थी तो लोग अक्सर सड़कों पे वॉक करते थे, लेकिन सड़कों पे वॉक करने से थोड़ा सा खतरा यही रहता है, एक तो जाड़े में कोहरा रहता है, दिखाई नहीं देता कौन कहाँ से क्या आ रहा है और किसी को खतरे में। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप अपने पार्क में जाइए और पार्क में जा करके जितने भी आप चक्कर लगा सकते हैं घर के नजदीकी पार्क में जाके 40 मिनट के अंदर, उतने 40 मिनट में लगाइए। अगर तेज लगा सकते हैं तेज लगाइए। तेज बुजुर्ग लोग अक्सर तेज नहीं चल पाते, तो मेरा उनसे यही अनुरोध रहता है कि आप जैसे भी चल सकते हैं, बजाय इसके कि एक दिन तेज चलें और अगले दिन ना चलें, उससे बेहतर यह है कि जिस स्पीड में भी आप चल सकते हैं चलें, अपनी बॉडी को गतिमान रखें, मूवमेंट को बनाए रखें। और यही सबसे बड़ी आपके लिए उपलब्धि होगी कि अगर आप 80 साल की उम्र में, 85 साल की उम्र में भी अपनी बॉडी को कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहते हैं तो एक तो हड्डियां कमजोर नहीं होती, कैल्शियम का आउटपुट और इनपुट बराबर मेंटेन रहता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का कंट्रोल तो एक एडिशनल बेनिफिट के रूप में हमें सदैव मिलता ही रहता है। और एक बार में कर सकते हैं तो भी ठीक है, इसको 2 बार में सुबह शाम में कर ले, 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम तो भी ठीक है, और 3 एक बार में भी 40 कर ले मिनट तो भी आप कर पाते हैं तो भी ठीक है। ये आपकी अपनी क्षमता के ऊपर है। और बहुत सारे लोग कई बार ये एक्सक्यूज लेके आते हैं, साहब मैं सुबह देर से सो के उठता हूँ इसलिए मेरी एक्सरसाइज या वॉक नहीं हो पाती। तो मेरा उन लोगों से कहना ही कि 24 घंटे में जब आप वॉक करें तभी वो फायदेमंद है। रात में आप, हालांकि इज नॉट वेरी हाईली रिकमेंडेड, उसके कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन अगर जिसको दिन भर में समय नहीं मिल पा रहा, रात में 1 बजे भी वॉक करता है तो उस वॉक का उसे फायदा जरूर मिलेगा। तो इसलिए उसमें आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं सुबह अगर समय से उठूंगा तभी वॉक करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। शाम को वॉक करिए, आजकल जाड़े में दोपहर में जब धूप निकल आती है उस समय वॉक करिए, बजाय कि ना करने के। जब जागो तब सवेरा। यस। कोई और प्रश्न है तो बताएं, या फिर हम लोग अब एक सवाल और डॉक्टर आलोक, एक सवाल और बताइए। पहले जो मेरे से जो सीनियर डायबिटिक्स थे वो बताया करते थे कि अभी क्या है कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका नाम याद नहीं आता है, या कोई चीज आप बात कर रहे हैं तो कोई शब्द आपको उस समय एकदम से याद नहीं आता है जबकि वो आपको मालूम है। अभी ये मेरे अंदर भी डेवलप हो गई है बात, पिछले कुछ समय से मैं महसूस करता हूँ कि मैं जिस समय किसी से बात कर रहा हूँ, कुछ मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ तो मुझे एक वो पर्टिकुलर वर्ड जो मैं यूज करना चाहता हूँ वो याद नहीं आता है, और थोड़ी देर बाद ही बात खत्म होते ही फिर वो याद भी आ जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? बताएं अनुज जी, क्या करें इसके लिए? देखिए इनकी एज 65 हो रही है। हाँ हाँ जी, 65 वैसे बहुत ज्यादा एज नहीं है, 65 तो यंग एज में ही माना जाता है। और सिर्फ इतना ही करना है कि अपने ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन रखना है, और उसके लिए एक्सरसाइज सबसे अच्छा उपाय है। अक्सर अभी थोड़े दिन पहले मैंने इसी बात के ऊपर एक अभी टॉक भी लिया था जिसमें हमने डिमेंशिया के ऊपर बात की थी कि हम कैसे डिमेंशिया को रोक सकते हैं अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ में। तो उसमें जितना भी हमने लिटरेचर सर्च किया, कुछ चीजें हैं डेफिनेटली ऐसी जो कि डिमेंशिया को रोकने में सहायक होती हैं, लेकिन ये डिमेंशिया ज्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका ब्लड ग्लूकोज बढ़ने की वजह से होता है, और खासतौर से जब ये ब्लड ग्लूकोज ब्रेन के सेल्स में बढ़ जाता है तब ये डिमेंशिया शुरू होता है। एक दूसरा कारण ये भी है कि जो प्रोसेस हमारे बाकी बॉडी में चल रहा है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन का डिफरेंट आर्टरीज में, जिसकी वजह से वो आर्टरी सक्रिय होती जाती हैं और किडनी में जिस तरीके से नेफ्रॉन्स सेक्रीफाइस हो जाते हैं, सेम प्रोसेस हमारे ब्रेन में भी चलता रहता है,
जिसकी वजह से जो पतली पतली शिराएं होती हैं, जो कि हमारे ब्रेन के माइन्यूट हिस्सों को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, उनमें रुकावटें आती हैं, जिसकी वजह से वो हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। अब उसको चालू रखने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो यही उपाय है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जितना अधिक मेंटेन रख सकते हैं उतना मेंटेन रखें। खाने में कार्बोहाइड्रेट को कम रखें। कार्बोहाइड्रेट अगेन हैज बीन फाउंड ए बिगर कल्प्रिट देयर। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी मिली जो कि यूजफुल भी हैं, जैसे विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन, जैसे इसी तरीके से और कुछ और ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम अपने खाने में ऐड करके, जैसे हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, डिफरेंट विटामिन हैं, इन सबको अगर हम खाने में इन सब की मात्रा बढ़ा दें तो वो हमारे याददाश्त को मेंटेन रखने में ज्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसा माना गया है कि मेडिटेरेनियन डाइट और डैश डाइट, इन दोनों को मिला करके एक नई डाइट डेवलप की गई जिसको कि माइंड डाइट कहते हैं। ये माइंड डाइट आपकी याददाश्त को मजबूत रखने में बहुत सहायक है। तो मेडिटेरेनियन डाइट में यही सारी चीजें आती हैं, ऑलिव ऑयल, प्लेन ऑलिव, इसके अलावा आपका जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश एंड नॉन वेजिटेरियन में दैट इंक्लूड्स ओनली फिश, रेड मीट वो केवल वीक में एक दिन के ही अलाउ करते हैं। हमारी डैश डाइट कंप्लीटली सब्जियां और फलों से भरपूर है, जो कि कहते हैं कि दिन में कम से कम 5 सर्विंग्स आपको फलों की लेनी है और हर सर्विंग में 100 ग्राम फल होने चाहिए। उसमें आप फ्रूट्स वगैरह, पत्तियां वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो अगर इसको कोशिश करके देखें और इन चीजों को अपने खाने में बढ़ाएं तो निश्चित रूप से हमें इसका एडवांटेज मिलेगा। नारियल का तेल भी कुछ स्टडीज में ये पाया गया कि वो याददाश्त बढ़ाने में सहायक होता है, पर वो जब भी आप यूज करें तो एक लिमिटेड मात्रा में यूज करें। अपने सैचुरेटेड फैट को दूसरी जगह कहीं कम करें जब भी आपको नारियल फैट यूज करना है। टोटल सैचुरेटेड फैट 7% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको निश्चित रूप से फायदा देंगी। अनुज जी, मैं ललित मोहन जी के लिए और सबके लिए एक बात मैं अपने अनुभव से और जो मैंने भी पढ़ा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे जैसे हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक तो एजिंग की वजह से उनका डिजनरेशन होता है, और दूसरा अगर हमको मधुमेह है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसकी वजह से जो खून की नलियां हैं वो जब क्षतिग्रस्त होती हैं तो न्यूरॉन्स के डैमेज होने के, उनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो एजिंग के साथ तो थोड़ा बहुत स्मृति लोप सबको होता है, लेकिन ये देखा गया है कि वो लोग जो किसी एक स्ट्रीमलाइंड प्रोफेशन में रहे हैं, ऑफिस वर्क में रहे हैं, जैसे आप बैंक के कर्मचारी रहे हैं, कोई किसी और जगह कर्मचारी रहा, एक सेट रूटीन पैटर्न पे आप एक काम करते आए हैं और रिटायरमेंट के बाद आपका अचानक वो काम बंद हो गया और अब आप के ब्रेन को कोई भी टास्क नहीं है चैलेंजिंग कि वो सक्रिय रहे, तो ये न्यूरॉन्स का डिजनरेशन और फास्ट होता है। तो और ये भी देखा गया कि जितने प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, संगीतज्ञ हैं, डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, ये इनका सबसे क्रिएटिव पीरियड ही होता है 60 से 75 साल के बीच का। इसी बीच में सबसे अधिक इन्होंने अपना क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी दी है, क्योंकि ये रिटायर नहीं होते, इनका मस्तिष्क लगातार चैलेंज लेता रहता है, वो कुछ ना कुछ नया सृजन करने की प्रक्रिया में लगा रहता है। तो आपके लिए, सबके लिए मेरा संदेश ये है कि यदि आप रिटायर हो चुके हैं, किसी एक रूटीन काम में आपका जीवन कटा है, तो रिटायर होने के बाद वो भी काम समाप्त हो गया, तो अपने मस्तिष्क को सदैव एक चैलेंज देते रहें, कुछ नया सीखने का चैलेंज दें। कुछ नहीं करें तो जो सुडोको आता है, पजल्स आते हैं, रिडल्स आते हैं, उनको पढ़ें, उनको सॉल्व करें, कुछ नया सीखें। जब भी आप कुछ नया करते रहेंगे, नया मस्तिष्क को चैलेंज देते रहेंगे, न्यूरॉन्स को एक्टिव रखेंगे, तो आपकी स्मृति अच्छी बनी रहेगी, न्यूरॉन्स एक्टिव रहेंगे, डिजनरेशन नहीं होगा। तो इसलिए प्रोफेशनल चूंकि लगातार, अच्छा, प्रोफेशनल से भी वो प्रोफेशनल्स जो अपने आप को अपडेट नहीं रखते, वो डॉक्टर जो अपने आप को लेटेस्ट चीजों से अपडेट नहीं रखते, लेटेस्ट रिसर्च से अपडेट नहीं रखते, उनका भी मस्तिष्क धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसी भी प्रोफेशन में रहे हो, अगर आप सक्रियता से हट गए हैं तो अपने मस्तिष्क को कुछ नया चैलेंज दें, कोई नया लैंग्वेज सीखें, कुछ म्यूजिक सीखना शुरू करें, कुछ पजल्स की किताबें ले आए, कुछ रिडल्स की किताबें ले आए, सॉल्व, छोटे बच्चे को बैठ के पढ़ाएं,
आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो पता लगेगा जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था वो दर्जा 5 में पढ़ रहा है। वो भी आपके लिए एक चैलेंज होगा कि उसकी किताब को पढ़ें और फिर उसे पढ़ाएं, तो आप अपने मस्तिष्क को एक्टिव रखेंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा आइडिया है कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो कि ना सिर्फ आपकी मेमोरी को एक्टिवेट रखती है बल्कि आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। म्यूजिक सीखना, म्यूजिक सुनना और म्यूजिक में पार्टिसिपेट करना, ये भले आपको गाना हो या ना, गाना आता हो या ना आता हो, अगर आप गाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप अंदर से बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपको आपके बोल अंदर याद से करने पड़ेंगे, आप बोल याद रखेंगे, उसको सुनेंगे, याद रखेंगे, तो फिर आपका मस्तिष्क सक्रिय हो जाएगा। और जब आप गाना गाने की कोशिश करते हैं तो काफी सारे सेरोटोनिन रिलीज होते हैं जो कि आपकी प्रसन्नता को और बढ़ाते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होते हैं। तो इसलिए अनुज जी मैं आजकल एक ऐप है डुओलिंगो, कहीं से मैं उससे टकराया, मैं उसके माध्यम से पिछले 1 महीने से जर्मन सीख रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और करीब 40 घंटे मैं उसमें डिवोट कर चुका हूँ। वेरी गुड। तो उसे हमें भी भेज दीजिए, हम भी सीखना शुरू कर देंगे, फिर आपसे जर्मन में बात वेरी इंटरैक्टिव है और मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है। फिर अगला प्रोग्राम जर्मन में करेंगे। कम से कम 300 वर्ड मैंने नए सीख लिए। मुझे भी शेयर करिए उसका कैसे डाउनलोड किया। आपको शेयर बिल्कुल। कोई और प्रश्न? शिशिर जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं तो फिर हम लोग अपना कार्यक्रम समाप्त करें, 10:30 बजे। सर हाँ बताएं। सर मैं संजीव शर्मा वाराणसी से। हाँ बताएं संजीव जी। सर एक बहुत से मिथ मैंने देखा कि हाइपरटेंसिव पेशेंट जो डिटेक्ट हो चुका है उसको टहलना नहीं चाहिए या एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, तो क्या ये सही है? नहीं, देखिए हाइपरटेंशन अगर अनकंट्रोल्ड है और उसमें वो जाड़े में टहलने निकल रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा, तो उसको फिर ब्रेन अटैक या हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर कोई हाइपरटेंसिव है तो उसे अपने पहले तो ब्लड प्रेशर को मानक पे ले आना है, कंट्रोल में लाना है, उसके बाद ही एक्सरसाइज करना है। हाँ, कुछ एक्सरसाइजेस जैसे उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, मतलब वेट लिफ्टिंग वाला एक्सरसाइज, क्योंकि जब वेट लिफ्ट आप करते हैं तो उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या शीर्षासन, उसको शीर्षासन नहीं लगाना चाहिए, उसको वेट लिफ्टिंग वाले एक्सरसाइज नहीं करने चाहिए, हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करने चाहिए। आइसोटोनिक एक्सरसाइज मतलब जैसे टहलना, साइकिल चलाना, तैरना, इस तरह की चीजें वो बिल्कुल कर सकता है, करना चाहिए, लेकिन उसको लगातार अपने ब्लड प्रेशर पर निगाह रखनी चाहिए कि मेरा ब्लड प्रेशर मानक के अंदर है या नहीं है। नहीं है तो फिर पहले उसको मानक पे लाए और फिर एक्सरसाइज पे जाए। अच्छा, वॉक करते समय तो आपका पल्स रेट बढ़ता ही बढ़ता है। बढ़ेगा ही, वो नॉर्मल प्रक्रिया है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, वो भी नॉर्मल प्रक्रिया है। बल्कि डायबिटिक्स में बहुत से, जो डॉक्टर अनुज जी ने आप कहा कि पल्स रेट आपका लगातार बढ़ा रहता है बैठे समय, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका कहीं डैमेज हो रहा है। तो जिनका डैमेज हो जाता है उनका पता लगा तो वॉक करते समय भी हार्ट रेट नहीं बढ़ता, नहीं, और बैठते समय भी नहीं घटता, एक फिक्स हार्ट रेट पे उनका सिस्टम चलता रहता है, वो खतरनाक होता है। अदरवाइज चलने के साथ, टहलने के साथ आपका हार्ट रेट बढ़ना ही चाहिए, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि जब आप ब्लड प्रेशर नपवाएं तो पहले आए 5 मिनट शांत चित्त होकर के बैठें और उसके बाद अपना ब्लड प्रेशर नपवाएं, वो भी 3 बार नपवाएं, ताकि पहले बार की नपवाने की जो एंजाइटी है 2 मिनट के बाद दूसरे बार में और कम हो जाएगी और 2 मिनट के बाद तीसरे बार में और कम हो जाएगी, आपकी एंजाइटी लेवल भी कम आ जाए। तब ब्लड प्रेशर नपवा करके उस ब्लड प्रेशर को सही ब्लड प्रेशर माने अपने लिए। आप दौड़ के तुरंत आओ का मेरा ब्लड प्रेशर नाप दो, वो ज्यादा आएगा। वो 15-20 मिनट में नॉर्मल हो जाना चाहिए। जी जी ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। जब आप शुरू में नया टहलना शुरू करते हैं तो उस समय ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, और जब आप इसको अभ्यस्त हो जाते हैं, 1-2 महीने जब आप टहल लेते हैं तो फिर उसके बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर आप टहलते भी हैं तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ट्रांजिएंटली बढ़ता है और फिर उसके बाद जैसे ही आप टहलना बंद करते हैं वो अपने आप नॉर्मल आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, जैसे स्टेज 3 में है, उन लोगों को तब तक ब्लड टहलने के लिए नहीं अलाउ करते जब तक कि वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में ना ले आए, जिससे कि ऐसा ना हो कि पता चला कि ऑलरेडी वो 180 सिस्टोलिक पे हैं और टहलना शुरू किया और 200 सिस्टोलिक क्रॉस कर गए और कोई इमरजेंसी आ गई। तो इस चीज के लिए सिर्फ तब तक के लिए मना होता है जब तक कि वो नॉर्मल रेंज में ना हो जाए। और आप ये देखेंगे जब वो थोड़े समय बाद क्या होता है, टहल रहे हैं, दवाई ले रहे हैं और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन
फिर उसके बाद अगर आप कंटिन्यूअसली डॉक्टर के पास जाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपने टहलना कंटिन्यू रखा तो दवाई की डोज भी घटने लगती है। बंद होती है कि नहीं वो तो खैर एक्सेप्शनल कुछ लोगों के साथ होता है, लेकिन दवाई की डोज घटना ये इनवेरिएबली मैंने देखा है अपने मरीजों को। तो मेरे विचार से अब हम लोग समय सीमा अपनी काफी क्रॉस कर चुके हैं, तो आज की सभा को हम लोग अब समाप्त करें और अगले महीने के पहले रविवार को फिर मिलेंगे 9 बजे। मैं विनय जी से कहूंगा कि कृपया आप धन्यवाद ज्ञापन दें हमारे वक्ता को और हमारे जितने श्रोता जुड़े हैं उनको, और अगले महीने के पहले रविवार को सुबह 9 बजे एक नए विषय के साथ हम फिर आपसे जुड़ेंगे, जिसका लिंक आपको समय से मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। विनय जी कहाँ चले गए? विनय जी लगता है तो आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रदीप जी आप कृपया धन्यवाद ज्ञापन कर दें। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर अनुज माहेश्वरी जी को। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से आम जन की भाषा में सब कुछ